मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार सत्र आप कह सकते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफी पॉजिटिव थे। उन्हीं की तर्क पे भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई और उस तेजी को सस्टेन किया। 18,000 मतलब इनफैक्ट आप ऐसे समझिए कि इस फ्राइडे को हम 17,800 की बातचीत कर रहे थे, जो कि निफ्टी का सपोर्ट था, और आज हम निफ्टी के रेजिस्टेंस 18,180 या 18,200 के जोन्स की बात करने लग गए। तो गैप अप शुरुआत हुई और उस गैप अप शुरुआत को इंडेक्स को सस्टेन किया, 18,000 को होल्ड किया, शॉर्ट कवरिंग आई 18,000 के जोन्स पे, 18,100 के जोन्स पे जो कॉल राइटर्स थे वो अनवाइंड करके गए, तो 18,000 को ब्रीच करा, 18,100 को भी ब्रीच करा, 18,150 तक लेके गए इंडेक्स को। वापस क्लोजिंग तक आते आते हुए 18,000 के ऊपर ही इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया इंट्राडे तेजी आज देखने को मिली मार्केट्स में। इसको सपोर्ट किया हैवी वेट्स ने। इसमें रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा था टीसीएस जैसे हैवी वेट। अर्निंग से पहले टीसीएस 3-3.5% की एक शानदार तेजी देकर गया, और ना केवल टीसीएस बल्कि पूरा आईटी आज बढ़िया तेजी के साथ ही कामकाज कर रहा था। तो उसमें टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, या तमाम मिड कैप के आईटी के जो स्टॉक्स है वहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट करीब 1.5% की तेजी के साथ था। इंफ्रा लगातार तेजी में है, वहां पर अच्छा मूव। ऑटो स्पेस में तेजी, एफएमसीजी, रियल्टी में भी थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली। फार्मा में थोड़ी बहुत बढ़त थी, लेकिन आज फ्लेवर जो था वो तो आईटी, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, हैवी वेट्स, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो एक अच्छी मूव वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन क्योंकि अब आईटी स्पेस के नंबर्स की शुरुआत है आज से, तो टीसीएस की आज के मूव को आप सस्टेनेबल माने या ना माने वो आपको शाम को नंबर्स के बाद ही पता चलेगा। देखिए, नंबर्स खराब आए तो वापस स्टॉक वहीं आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था, 2900, 2000, 2900, 3000 की रेंज में। वर्स के सिनारियो में 2500, और अगर नंबर्स बहुत अच्छे आए तो 3500। ये लेवल्स आप मान के चलिए। कुछ और बड़ा ट्रिगर साथ में दे दिया तो बात ही अलग है। लेकिन नंबर शाम को आएंगे 5:30 बजे, तो देखिए, और उसके बाद दिशा दशा तय हो जाएगी पूरे आईटी स्पेस की। इसके ऊपर रिएक्शन आएगा बाजार पे अब आईटी स्पेस का। तो उस लिहाज से आपको न रखना, क्योंकि आईटी में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए मैंने जनरल नोशन यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहला सवाल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पूछा है, शायद IBHF तो वही हुआ मेरे ख्याल से। अगर वही है नागौरी साहब, तो वर्ड ऑफ कॉशन ही रहेगा मेरी तरफ से आपके लिए। इसलिए नहीं कंपनी में कुछ खराबी है। देखिए, 2020-22 जब शुरू हुआ था तो 2021 में इनकी डील हुई थी ब्लैक रॉक के साथ। वो डील जब हुई थी तब इन्होंने 330 रुपये के दाम पे हाथ तो मतलब सौदा हुआ था, और वहाँ से शेयर टूटते टूटते 130 आ गया था। 330 से टूटते टूटते 200 रुपये की वेल्थ को वाइप आउट कर दिया, और उसके बाद वहाँ से अब ये लोअर लेवल से चलना शुरू हुआ है। डाउनसाइड नहीं मानूंगा ज़्यादा इसमें, अपसाइड है काफ़ी कुछ खुला हुआ। लेकिन एक ही केविएट है कि ग्रुप के साथ हमेशा इश्यूज़ रहे हैं, चाहे इंडिया बुल्स पहले हो या मैनेजमेंट फेरबदल के बाद हो, जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में ऑलरेडी झेल रहे हैं। सो बेटर यही है कि आपको कोई मोमेंटम मिल जाए तो आप निकल जाएं। थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहें बना लीजिए, आपको मिल रहा है तो बात अलग है, उसको भी कैप्चर कर लीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से अगर आप किसी NBFC को देख रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, आप उनको देख सकते हैं। वो ज़्यादा क्रेडिबल नाम है, पुराने नाम है, उनको देखिए। HDFC हुआ, इधर इवन L&T फाइनेंस होल्डिंग है, बहुत चला नहीं है, ये भी एक बार को चलने पे शायद चल जाएगा। या फिर चोलामंडलम फाइनेंस है, बढ़िया NBFC है। तो इस तरह की NBFCs को देख लीजिए, वो ज़्यादा एटलीस्ट पुराने नाम हैं, थोड़ी ज़्यादा स्टेबल हिस्ट्री है उनकी इसके कंपैरिजन में। ओके, योर व्यू ऑन ऑल ई टेक्नोलॉजी फॉर लॉन्ग टर्म। ई टेक्नोलॉजी में समझा नहीं, वानी सर, मेरी थोड़ी समझ कम है इस मामले में, तो मुझे जल्दी समझ में आया नहीं है। ई टेक्नोलॉजीज, आप IT की बात कर रहे हैं या EVs की बात कर रहे हैं, या कोई प्लेटफॉर्म या क्लाउड बेस्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं? तो इसलिए मेरे को इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। IT की बात करें तो ऑब्वियसली बात है बहुत बुलिश हूँ, EV की बात करें तो केस टू केस बेसिस पे बुलिश हूँ, और प्लेटफॉर्म बेसिस की बात करें तो उनके नंबर्स में अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो उन पर बुलिश हूँ। सर, कोई भी कंपनी हो, भले वो ऑटो की हो, रियल्टी की हो, इंफ्रा की हो, बैंक की हो, NBFC की हो, किसी भी सेक्टर की हो, अपकमिंग सेक्टर की हो या ऑनगोइंग सेक्टर की हो, एक ही चीज़ दिखती है मुझे, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट है, डिविडेंड है, शेयर होल्डर के पास आ रहा है, यानी आपके हमारे पास आ रहा है, तो लेने लायक है। अगर प्रॉफिट है, डिविडेंड है
और शेयर होल्डर के पास नहीं आ रहा है और कंपनी के मालिक के पास जा रहा है तो लेने लायक नहीं है। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर बने रहिए। ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड विद राइजिंग डिविडेंड, लोइंग रिड्यूसिंग डेट एंड इम्प्रूविंग कैश फ्लोज, ये 5-6 चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं किसी कंपनी में तो बढ़िया आइटम है, लेके रखिए। नीचे के फॉल में आराम से ऐड कीजिए। बस प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी और साथ में जोड़ लीजिएगा, वो 2 और चीज़ें इनको आप ज़रूर नज़र रखिएगा। व्यू ऑन बजाज फाइनेंस फिनसर्व फॉर 2 to 3 months। आई एम सॉरी सर, मैं 2 से 3 महीने के लिए बाजार को ट्रैक नहीं करता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बजाज फाइनेंस की पहले वाली जो तेज़ी है उसकी उम्मीदें आप कम लगाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी 57% का एवरेज रिटर्न पिछले 15 साल में दे चुका है, जो विद टाइम कम हो रहा है। लेकिन बजाज फिनसर्व में तो एडजस्टमेंट हुआ है अभी, उस एडजस्टमेंट के बाद ये टूटा है, तो एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा टाइम ले सकता है। जैसे टाटा स्टील ने लिया, जैसे बाकी पिरामल ने लिया, ऐसे बहुत सारे नाम है जो एडजस्ट होते हैं और उसके बाद कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, तो उनमें से एक बजाज फिनसर्व भी है। सो बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व दोनों केस टू केस बेसिस पे अलग हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ कॉल लेनी होगी। छोटी अवधि के लिए मैं ट्रैक नहीं करता, उसके लिए माफ़ी। बैंकिंग स्टॉक से अच्छा बैंक 20 क्यों ना खरीद लिया जाए? हाँ बिल्कुल सही है राज सर, अगर आपको लगता है कि आप बैंकिंग स्टॉक में केस टू केस बेसिस पे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है, तो बैंक 20 ले लीजिए, बेस्ट होता है ये। मतलब आप निफ्टी 20 बैंक 20, आपको कुछ नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं इंडेक्स को ट्रैक नहीं कर सकता, आपको लगता है कि मैं हर रोज़ निफ्टी के उतार चढ़ाव के झटके नहीं झेल सकता, बेस्ट है निफ्टी 20 ले लीजिए, बैंक 20 ले लीजिए, इनमें कुछ नहीं है। आराम से SIP करिए, लेते रहिए थोड़ा थोड़ा। 17% का रिटर्न तो निफ्टी दे ही देता है, 16% का पिछले 12 साल में तो दिया ही है। थोड़ा ऊपर नीचे कर लूँ तो 15% तो दे ही देगा, 15% ही बहुत होता है, FD से 3 गुना हो गया, और क्या चाहिए आपको। तो आराम से इनको ही आप ऐड कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। या ये भी कर सकते हैं कि आप शुरुआत इसके साथ करें, धीरे धीरे इनका आप जैसे जैसे मार्केट समझते जाएं वैसे वैसे अपना एक्सपेंशन करते रहिए। बैंक 20 से आइए बैंक्स पे, लार्ज कैप से प्राइवेट से PSU से मिड कैप, प्राइवेट से PSU, ऐसे करते करते आप कॉल ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छा विकल्प है, इसमें आप ज़रूर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड लॉन्ग एंड मीडियम टर्म आफ्टर दिस फॉल, अनिल जी कैन ऐड, मतलब प्रोडक्ट एंड प्रोफाइल में प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड अगर आप जानते हो तो टाटा समूह की कंपनी है, वेस्ट साइड जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट साइड के नाम से आपने देखी होंगी इनकी आउटलेट्स, प्लस ज़ारा जैसे ब्रांड्स भी शायद इन्हीं के अंडर में ही आते हैं। तो आप मतलब इनके रिटेल बिजनेस के अंदर एक बड़ा प्रोफाइल है मल्टीनेशनल ब्रांड्स का, जो भी इनके अंडर में आता है। सो उनको भी आप मतलब अगर रिटेल में जाना चाहते हो, 3 ही बड़े प्लेयर आपको दिखाई पड़ेंगे, शॉपर स्टॉप है, ये हैं, और रिलायंस है ऑब्वियसली। तीनों में सेपरेट एंटिटी में यही 2 हैं, शॉपर स्टॉप और ये। बाकी छोटे प्लेयर हैं वी मार्ट और डी मार्ट, लेकिन वो फूड एंड FMCG स्पेस में ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ प्योर क्लोथिंग में। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं तो हाँ एक अच्छा नाम है, रियल एस्टेट कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, रिटेल में जाना चाहते हैं तो एक अच्छा नाम है, बट टाइम थोड़ा लंबा ले सकता है, क्योंकि चला हुआ शेयर और F&O का शेयर है, तो आप उस हिसाब से कॉल लीजिएगा। अगर आप इस स्पेस में कुछ ढूंढना चाह रहे हैं तो टाटा कम्युनिकेशन है, पहले ही शुरू से बोल रहा हूँ, टाटा समूह की कंपनी, इसको आप देख सकते हैं। एक नहीं, मैंने मल्टीपल टाइम बोला है 800 रुपये से कि आप उस कंपनी को देख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रुप है, अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ा प्लेयर है। चला नहीं है वो बात अलग है, लेकिन चलेगा तो अच्छा चल सकता है। आज CLSA की रिपोर्ट भी आई थी 1700 के टारगेट के लिए। एनीवे, सो ट्रेंड भी खराब ही नहीं है, बट दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढने तो टाटा कॉम इज अ गुड ऑप्शन। कोटक एंड HDFC बैंक, विच वन इज़ बेटर? HDFC बैंक इज़ बेटर शरद सर, ऑलरेडी बीटन डाउन है, और इस साल इस ग्रुप का जो वो मर्जर प्रोसेस है वो थोड़ा होगा पूरा, उसके बाद थोड़ा और कंसोलिडेशन ले सकता है। तो और ऑब्वियसली वाला देश का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से। सो अगर आपको जाना है तो लीडर इज़ ऑलवेज बेस्ट। फिर मतलब कोटक भी ख़राब नहीं है, अमंग 2 बेस्ट बैंक्स आप चुन रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन आप या तो 90-80-20 का रेशियो रख लीजिए, 80% वहाँ डाल दीजिए, 20 यहाँ डाल दीजिए, 70-30 भी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आपको दोनों बैंक्स भी हो जाएंगे और आपको इस चीज़ का दुख भी नहीं होगा कभी कोटक चल गया तो इस तरह का रेशियो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सेफर ऑप्शन सो फार HDFC बैंक दिखाई पड़ रहा है। विप्रो एंड KPIT, दोनों में ही एक ही चीज़ बोलूँगा, विप्रो के लिए इलियास साहब और KPIT के लिए प्रसन्नजीत जी, कि पूरे IT स्पेस की दिशा और दशा क्वार्टर के नंबर्स पे डिपेंड करती है। विप्रो एंड टेक महिंद्रा 2 लार्ज कैप के स्टॉक हैं जो सबसे ज़्यादा टूटे हुए हैं, तो इनमें डाउनसाइड की गुंजाइश कम है क्योंकि ऑलरेडी टूटे हुए हैं।
अब इनमें कितनी बुरी खबर आएगी, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं आएगा। 40% टूटी हुई चीज़ यहाँ से 40 भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि वो विप्रो है और क्योंकि वो टेक महिंद्रा है, इसलिए यहाँ से 40 जाने की गुंजाइश इसमें कम है। बाय बैक ले आएंगे ज़्यादा होगा तो। रही बात केपीआईटी की, केपीआईटी अभी टूटा नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है। आज भी आईटी में सबसे कम टूटे हुए शेयरों में किसी का नाम आता है तो वो केपीआईटी का ही आता है। तो केपीआईटी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है नहीं अभी भी, तो उसमें अगर कुछ भी खबर खराब आ गई तो रिएक्शन थोड़ा स्टीप होगा, थोड़ा टफ होगा, तो आपको उस हिसाब से कॉल लेनी है। लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेटर टेक महिंद्रा और विप्रो है। केपीआईटी थोड़ा चला हुआ है तो आपको कॉल उसके हिसाब से लेनी होगी। ऑल ई टेक्नोलॉजीज, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी, रिसेंटली इट्स एसएमई आईपीओ। अच्छा, तो मनोज जी, यार एसएमई के प्लेटफॉर्म की कंपनियों की तो थोड़ा आप बात मत करो अभी, क्योंकि एसएमई के केस में जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाती हैं, नंबर्स भी और चीज़ें भी। मैं ऐसी बहुत सारे कंपनियों और मैनेजमेंट को जानता हूँ जिनकी चीज़ें अप टू द मार्क नहीं है, बट स्टिल उनके प्राइस बहुत अच्छे चल रहे हैं एसएमई स्पेस पे। सो वहाँ पर क्योंकि अभी इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन है नहीं, वहाँ पर लोग जल्दी फंस जाते हैं, तो उस तरह की कंपनियों में तो ही मत जाइए, एक पार्ट। अब रही बात ई टेक्नोलॉजीज रिलेटेड कंपनीज़ की, जिसमें लार्ज कैप का कोई प्लेयर अभी डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी एक वेंचर उनका ज़रूर हो सकता है किसी लार्ज कैप प्लेयर का, लेकिन कोई डायरेक्ट लिस्टेड कंपनी इस स्पेस में मेरी जानकारी में नहीं है, सीमित जानकारी में। तो स्टिल अगर कोई नाम ऐसा मुझे मिलता है, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, कि अगर कोई अच्छा नाम मुझे मिल जाए स्पेस के ऊपर तो ज़रूर एंटर होना चाहिए। बट अगेन कि किस तरह का प्रोफाइल, किस तरह का मैनेजमेंट, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है। आज ही अभी किसी एक लॉजिस्टिक कंपनी का आईपीओ आने वाला है, उससे बात हो रही थी, उनकी मैनेजमेंट ही आई थी, तो उनसे बात हो रही तो उन्होंने बोला कि 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है और करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी है, साल का 90 करोड़ रुपये मान लीजिए आप, और रेज़ कर रहे हैं वो 4500 करोड़ रुपए, तो या 3,000 करोड़ रुपए। तो उनसे बात जब हुई, यही बोला कि 100 करोड़ के प्रॉफिट में 3,000 करोड़ रुपए की मार्केट आईपीओ उठा रहे हो आप, तो बोले कि मार्जिन ऐसे ही रहता है, हम लोगों का थिन मार्जिन में काम करते हैं, क्रेडिबल नाम है ये वो। तो वैल्यूएशन इस समय बहुत ही अनाप शनाप होते हैं, तो इसीलिए एक बार को धंधे में प्रॉफिटेबिलिटी क्या और उसके ऊपर क्या वैल्यूएशन बाजारों से मिल रहा है, दे रहा है, वो दो चीज़ों को और ज़रूर देखना होगा जब भी आप कभी इस तरह की कोई कंपनी में जाइएगा। तो बाकी इस तरह कोई कंपनी डायरेक्टली लिस्टेड है, वो मैं एक बार क्रॉस चेक करके आपसे फिर उस पर संपर्क कर लूँगा। हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। कंपाउंडिंग इज द ब्लेसिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आप नहीं समझते हैं इसको, 100 रुपये लगाया, 10% मिला, 110 हो गया, 110 ही लगा रहा बाजार में, उस पर फिर 10% मिला तो 11 रुपये मिला ना आपको, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। सर होता नहीं, घर में एक आदमी काम करता है तो ज़्यादा बोझ होता है, धीरे धीरे 2 लोग करने लगते हैं, बोझ कम होता है, 4 करते हैं और कम होने लगता है। तो कंपाउंडिंग वैसे काम करता है। आपको डिविडेंड मिला, आपने वापस फ्लो बैक कर दिया, वो बड़ा हो गया, आपने रिटर्न आपको 15% साल का मिल रहा है, लेकिन आपने अपनी असल में कोई बदलाव नहीं किया। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ऊपर बेच के नीचे ले लूँगा, तो मतलब मेरी सीमित जानकारी ये कहती है ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो ऊपर बेच के नीचे ले ले। एक आध बार या 2-3 बार कर लेने वाले को, एक बार को मान सकता हूँ कि ऐसे लोग होंगे, लेकिन हमेशा कोई ऊपर बेच दे और नीचे ले ले, क्या पता जब आप नीचे बेचे तो आपकी हिम्मत ही ना हो। आज टीसीएस 2500 ये 2900 आया था, किसकी हिम्मत हुई थी लेने में? जब 4500 में बायबैक में वो दे रहे थे तब ये नहीं सोचा था ये 2900 आएगा तब लेना पड़ेगा, और 2900 आ गया तब नहीं ले पाए, या आ गया तो आपके पैसे थे या नहीं थे, क्या ही पता। या उस समय की सिचुएशन कैसी, उस समय तो बुरी खबरों के साथ ही आएगा ना वो नीचे, और वो बुरी खबरें आपको और नीचे जाने के लिए तैयार कर देंगी, ये तो और नीचे जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। तो आप इसीलिए अपनी असल को डाल दीजिए, 10% 12% मिला रिटर्न, 15% रिटर्न मिलने के बाद वो कंपाउंड हो गया, उसी पैसे को वापस फ्लो बैक कर दीजिए, नहीं फ्लो बैक करना, उसका डिविडेंड आया वो फ्लो बैक कर दीजिए, एंड विद टाइम अपने आप आपका वेल्थ बढ़ता रहेगा। तो ये कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है जो कि बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है स्टॉक मार्केट में। वीएसटी इंडस्ट्री डे बाय डे गिर रहा है। सोनू सर, मतलब 2016-17 से नहीं 18 से इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मतलब ट्रैक तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन 2018 से इसको मैंने बहुत क्लोजली ट्रैक किया है। ये स्टॉक 2900-2800 आया था, जो पीछे एक बारी को फॉल है, 1700 भी आया था उसमें, वो जो नीचे जब मंदी आई थी 2000 ये अभी 21 वाली कोविड के टाइम पर, तो उस टाइम पर इसका यील्ड इंप्रूव हो गया था, क्योंकि इस कंपनी में और आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसमें डिविडेंड यील्ड ही मिलेगा। 180 से 200 रुपये डिविडेंड देता है, और क्लोज ओनरशिप है, मतलब वजीर सुल्तान टबैको ग्रुप की एंड डी मार्ट के मालिक दमानी साहब की। दमानी साहब इस कंपनी के अंदर 32% स्टेक ओन करते हैं, और वजीर सुल्तान टबैको ग्रुप भी
इतना ही स्टेक ओन करता है, तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर हिस्सेदारी रखते हैं। मेजरली डिविडेंड प्ले है। आप ऐसे समझ लिए कि डी मार्ट के मालिक साहब को इस कंपनी से 80 से 85 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिलता है साल का, क्योंकि इतनी होल्डिंग है उनके पास, और उस डिविडेंड का इस्तेमाल करते हैं फर्दर एक्विजिशन के लिए, वो जो अलग उनका पर्सनल निवेश रहता है। लेकिन आप इसमें डिविडेंड पे ऑफ ही देखेंगे, कोई बहुत बड़ा प्राइस अप्रिसिएशन की उम्मीद मत रखिएगा। थिन वॉल्यूम का स्टॉक है, कंपनी अच्छी है, पुरानी हिस्ट्री है, 100 साल से पुरानी कंपनी है। हैदराबाद बेस्ड है तो आप बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे इस कंपनी को। लेकिन ये बेसिकली रोस्टेड टबैको एक्सपोर्ट करती है इंडिया में से, और चार मीनार के नाम से इनके ब्रांड हैं, दो, एक चार मीनार और एक और ब्रांड है, दो प्रोडक्ट हैं इनके जो आते हैं मार्केट में। लो वॉल्यूम बिजनेस में ये कंपनी मिड मार्जिन बिजनेस के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है, और हाई वॉल्यूम बिजनेस है इसका। सो सिगरेट में अगर गॉडफ्रे चल रहा है और ये टूट रहा है तो ये सर कहीं नहीं जाता है, डिविडेंड में ही रहेगा। तो आपको जैसे से नीचे मिलेगा डिविडेंड डील इंप्रूव हो जाएगी, बस उसी पार्ट को आप इसमें ध्यान रखिए। बाकी तो अगर आप सिगरेट स्पेस में बड़ा खेलना है या फिर आपको मोमेंटम चाहिए तो आईटीसी स्लो मोमेंटम एंड गॉडफ्रे फिलिप्स तेज मोमेंटम, इस हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। ओके, क्लास सवाल, किसी भी ब्रोकरेज या किसी भी स्टॉक के टारगेट को कितना सीरियसली लेना चाहिए? अनिल जी, उसकी कमेंट्री सीरियसली लेनी चाहिए, उसका टारगेट नहीं लेना चाहिए। जो कमेंट्री लिखते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होती है, बट टारगेट लिखते हैं उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। कमेंट्री इज क्रूशियल, तो बिटवीन द लाइंस क्या बोल रहे हैं दैट इज क्रूशियल, लेकिन टारगेट पार्ट इज अवॉइड भी किया जा सकता है। इतने ही सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी, बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल मंगलवार के दिन, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और साथ ही साथ किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।